Hello students, in the previous videos lecture I have discussed about the coagulation mechanism, what are the various steps that involved in the coagulation, and in today's video lecture I will be talking about the coagulants pharmacology. In the coagulants are those drugs that are actually enhancing the coagulation mechanism or any factor that is involved directly in the coagulation cascade, we can say that is a coagulants. So in this video lecture there are so many coagulants like vitamin K and the different drug like fibrinogen, anti-hemophilic factors and rutin and ethamsilate and fresh blood. तो वन बाय वन इस हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को डिटेल में. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो वीडियो लेक्चर है आज वो है कोगुलेंट्स का. कोगुलेंट्स पढ़ रहे हैं. कोगुलेंट्स क्या है? सिंपल है. कोगुलेंट्स आपके वो सब्सटेंस हैं जो ब्लड के कोगुलेशन को इंड्यूस करते हैं या उस ब्लड के कोगुलेशन के होने में हेल्प करते हैं. तो ब्लड के कोगुलेशन में होने में हेल्प करने वाले कोगुलेंट्स की जो फार्माकोलॉजी है, कोगुलेंट्स में हम मेनली हमारा है विटामिन के. अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलें तो विटामिन के जो है मेन कोगुलेंट्स है जो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है. किस तरीके से विटामिन के हेल्प करता है और कौन से स्टेप्स हैं जहां पे इन्वॉल्व होता है विटामिन के, उसको हम लेटर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो भी हम कोगुलेंट्स की तरह यूज करते हैं. कुछ प्रोटीन सब्सटेंस हैं जो मैन मेड हैं, जो इक्विवेलेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स के. उन फैक्टर्स को भी हम एज ए इंड्यूसिंग एजेंट क्लॉटिंग मैकेनिज्म में यूज करते हैं. फाइब्रिनोजन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन, रूटीन एंड एथमसाइलेट एंड इवन समटाइम फ्रेश ब्लड. फ्रेश ब्लड की अगर हम बात करें तो कई बार अगर डेफिशिएंसी है, क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो क्लॉटिंग ना होने की वजह से है, इट मींस मे बी वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो या वो सब्सटेंस की कमी हो जो ब्लड में क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं और क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इंड्यूस करते हैं. तो कई बार हम ड्रग्स ना देके फ्रेश ब्लड भी क्या करते हैं, फ्रेश ब्लड का भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलर इंडिविजुअल में करते हैं ताकि उसमें कोगुलेशन मैकेनिज्म आसानी से हो सके, क्योंकि फ्रेश ब्लड से उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह आसानी से दिए जा सकते हैं. तो हम अब डिटेल डिस्कस करेंगे किसको, विटामिन के को. देखिए विटामिन के का जो नाम है, विटामिन के को बोलते हैं, ये 3 सब फॉर्म में प्रेजेंट है. विटामिन के का अगर नेचर की बात करें तो जितने हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, उसमें एक विटामिन के है जो कि कोगुलेशन में हेल्प कर रहा है. इसको हम एज ए कोगुलेंट्स पढ़ते हैं. इसकी अपनी क्या खासियत है, ओवरऑल जो भी जितने भी वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स, जितने भी वाटर सॉल्युबल्स क्या है विटामिन्स है, ऑल द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वर्क्स लाइक अ कोएंजाइम, बट all the fat soluble vitamin except vitamin K other do not work as a coenzyme. मीन्स जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है केवल विटामिन के ही एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट कोएंजाइम की तरह वर्क करता है. तो दो चीजें यहां पर क्लियर हुई, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और इट वर्क्स लाइक अ कोएंजाइम. राइट. अब हम बात करेंगे इसकी किस तरीके से हम एक जो बेसिक आइडिया हमारी कोगुलेशन में हम जैसे विटामिन के को पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ओवरऑल इस चीज को भी हमारे स्टूडेंट के माइंडसेट में रहना जरूरी है कि जैसे हम कोगुलेशन की बात करते हैं तो हम किस किस चीज को इन्वॉल्व करते हैं कोगुलेशन में. हम प्लेटलेट को इन्वॉल्व करते हैं, हम इन्वॉल्व करते हैं किसको, क्लॉटिंग फैक्टर्स को. और चूंकि हम यहां पे विटामिन के पढ़ रहे हैं तो हम उसको रिलेट कर देंगे लास्ट में, लेकिन हम विटामिन के को पढ़ते हैं. तो ये तीनों का अगर किसी भी तरीके से बॉडी में प्रोडक्शन आप बढ़ाते हैं, मींस अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या आप प्लेटलेट को एक्टिवेटेड करते हैं या विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोगुलेशन की मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं. हम चूंकि यहां पे पढ़ रहे हैं किसको, विटामिन के को, तो हम अभी जो लार्जर एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे वो विटामिन के को हम पढ़ेंगे. विटामिन के में अभी तक व्हाट वी हैव स्टडीड अप टू नाउ इज दैट विटामिन के इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज द ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन दैट वर्क्स लाइक अ कोएंजाइम. अब हम इसकी बात करते हैं डेली एडमिनिस्ट्रेशन की. डेली रिक्वायरमेंट किसका है, इसका विटामिन के का. जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन के का वो 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे.
मींस जो इसका ये चीज आपके स्टूडेंट्स को पढ़ने वाली है कि किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कितना है ये वैल्यू उसको याद करनी है। 70 से 140 माइक्रोग्राम पर डे किसका, विटामिन के का। अब अगर हम बात करते हैं इसके थोड़ी हिस्ट्री की, जैसे हमने आयरन में भी हिस्ट्री की बात की, विटामिन B12 में भी हिस्ट्री की बात की, अब हम इसकी अगर हिस्ट्री को रिलेट करें कि किस तरीके से विटामिन के का कॉन्सेप्ट आया, तो हमको क्या मिलेगा। देखिए डैम एक साइंटिस्ट थे, तो डैम ने क्या किया, एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने चिकन के ऊपर चिकन को एक स्पेसिफिक डेफिशिएंट डाइट दी। उस डेफिशिएंट डाइट का मतलब था उसमें कुछ विटामिन्स नहीं थे, और वो विटामिन्स जो नहीं थे मींस उन्होंने कहा कि हम चिकन को उन्होंने क्या दी, एक डेफिशिएंट डाइट दी। उस डेफिशिएंट डाइट को देने के बाद उन्होंने देखा कि जो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल था, कंसंट्रेशन था ब्लड में किसके, चिकन के, उस प्रोथ्रोम्बिन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ। तो उस डैम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये आइडिया लगाया कि हो ना हो इस डाइट में वो चीज नहीं थी जो प्रोथ्रोम्बिन को इंड्यूस कर सके, इसी वजह से प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो गया। बाद में उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर चिकन को जो डाइट दी वो क्या दी, उन्होंने प्रोवाइड किया हॉक का लिवर। हॉक का क्या प्रोवाइड किया, लिवर प्रोवाइड किया। जब हॉक का लिवर प्रोवाइड किया तो उस पर्टिकुलर चिकन के अंदर लेवल बढ़ने लगा किसका, प्रोथ्रोम्बिन का। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हो ना हो कि लीवर के अंदर कोई चीज ऐसी है जो प्रोथ्रोम्बिन के लेवल को बढ़ा रही है। तो उन्होंने फिर ये बात कही कि लीवर के अंदर जिस सब्सटेंस जो कि प्रोथ्रोम्बिन में डायरेक्ट प्रोथ्रोम्बिन के लेवल को एनहांस कर रहा है, उनको उन्होंने कहा कि वो प्रोथ्रोम्बिन के लेवल को एनहांस करके क्या कराएगा, कोआगुलेशन कराएगा। तो उसका लेवल बढ़ के जो कोआगुलेशन करवा रहा है वो कोआगुलेंट्स है। तो उस समय उन्होंने बोला ये कोआगुलेंट्स, के से स्टार्ट हो रहा है, कोआगुलेंट्स है। और बाद में जब इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया तो उसको बोला गया ये विटामिन के है। मींस तो यहां से आपका एक रिलेशन ये भी, आपको छोटी सी हिस्ट्री है, इससे आपको ये भी पता चलता है कि विटामिन के कहीं ना कहीं प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर रहा है या प्रोथ्रोम्बिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। किस तरीके से बढ़ा रहा है उसको हम डिटेल अभी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम विटामिन के की अगर बात करें, इसके अलावा हिस्ट्री हमारी कंप्लीट है। अगर हम विटामिन के टाइप्स की बात करते हैं तो ये वर्क करने के बाद जब उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर जो ओवरऑल था उसको कोआगुलेंट्स बोला, विटामिन के का कॉन्सेप्ट आया। विटामिन के का जब कॉन्सेप्ट आया तो विटामिन के में ओवरऑल जो स्टडी हुई उसमें 3 तरीके के विटामिन आपको मिली कॉन्सेप्ट में। और 3 तरीके के विटामिन में ये था, 2 तरीके की जो थी वो थी हमारी नेचुरल विटामिन के, और एक था हमारा सिंथेटिक विटामिन के। जो नेचुरल विटामिन के था उसको हमने 2 तरीके से डिवाइड किया। इनिशियली जो हमको अल्फा ग्रास से मिली, अल्फा ग्रास से मिली, उसको हमने बोला विटामिन K1, राइट। उसके बाद हमने जो आइसोलेट किया फ्रॉम सी फिश से हमने आइसोलेट किया विटामिन K2, एंड एट लास्ट वी मेड अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के, दैट इज विटामिन K3। तो हमारे पास जो विटामिन के के जो फॉर्म है वो किस तरीके से हैं और किस बेस पे डिवाइड है वो बात कर लेते हैं हम। विटामिन के जो K1 है और K2 ये हमारे नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन है। तो सबसे पहले बात तो हमने कर ली नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के की। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, विटामिन K1 में और विटामिन K2 में। देखिए विटामिन K1 और K2 का जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है आइसोप्रेनाइड यूनिट्स लगी होती हैं। तो नंबर ऑफ आइसोप्रेनाइड्स यूनिट के बेस पे विटामिन K1 और K2 में डिफरेंसेस होते हैं। लाइक हम K1 की बात करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ आइसोप्रेनाइड यूनिट्स जो होती हैं K1 में, अभी साइंटिफिक नाम की हम बात करेंगे, वो ज्यादा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, जस्ट नाम लेना है और आपको पढ़ना है। नेचुरल जो विटामिन K1 और विटामिन K2 है, विटामिन के फॉर्म, उसमें जो विटामिन K1 है उसमें आइसोप्रेनाइड यूनिट जो होती है वो 20 कार्बन की होती है, जबकि विटामिन K2 में जो आइसोप्रेनाइड यूनिट्स होती हैं वो कितने कार्बन की होती हैं, 30 कार्बन की। एक डिफरेंस तो विटामिन K1 और K2 में आइसोप्रेनाइड यूनिट को हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि विटामिन K1 और K2 दोनों नेचुरल हैं, आइसोप्रेनाइड यूनिट को लेकर डिफरेंसेस हैं, हमको ये ऑब्टेन कहां से होती है। देखिए जो विटामिन K1 है वो मेनली आपको मिलती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। लाइक
पत्तेदार सब्जियों से मिलती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। और जबकि हम विटामिन K2 की जब बात करते हैं तो विटामिन K2 हमको कहां से मिलता है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज इसको डेवलप करते हैं। इसको कौन डेवलप करते हैं? इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए, वो क्या? देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि विटामिन K2 को इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर जनरेट करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन बॉडी विटामिन K2 को जनरेट करती है। मींस विटामिन K2 इज जनरेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय द बैक्टीरिया, बट कुछ ऐसी विटामिन हैं जिसको ह्यूमन बॉडी भी जनरेट कर सकती है। तो यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझ के चलना होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक few vitamins that can be produced by the body, like नियासिन जो विटामिन होती है वो बॉडी उसको प्रोड्यूस कर सकता है, एंड विटामिन डी, नियासिन एंड विटामिन डी, मींस दीज टू vitamins कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। लाइक अगर हम नियासिन की बात करें तो नियासिन जैसे ट्रिप्टोफेन से बनता है, और हम कई बार ये भी बोलते हैं कि लगभग 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफेन इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना आपको मैटर मैं दे सकता हूं मैक्सिमम मैटर दूंगा। तो 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन को हम 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन डी के सिंथेसिस बॉडी के अंदर होती है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट बाय द बैक्टीरिया। तो जैसे हम विटामिन K2 की बात कर रहे हैं तो वहां पे विटामिन K भी आ गया। राइबोफ्लेविन की हम बात करते हैं, इसी तरह हम बायोटिन की बात करते हैं, और हम B12 में मेथाइल कोबालमिन और एडिनोसाइल कोबालमिन की भी बात करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में विटामिन B12 के मेथाइल कोबालमिन और एडिनोसाइल कोबालमिन को पढ़ा था। तो ये एक छोटा सा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था K2 से, क्योंकि K2 इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से जनरेट होता है। जो K1 और K2 है वो तो फैट सॉल्युबल है, लेकिन K3 जो है, जो सिंथेटिक है, वो वाटर सॉल्युबल होती है। एक कॉन्सेप्ट तो ये। अब K1, K2, K3 का नाम लिया तो K1 को आप फाइटोनाडायोन के नाम से भी जानते हैं, K1 को हम फेल्लोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको एक जस्ट रटने वाली बात है। और K1 को हम किस नाम से जानेंगे? फेल्लोक्विनोन या फाइटोनाडायोन। इसी तरीके से हम K2 की बात करें तो K2 को हम मेनाक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। K2 को हम मेनाक्विनोन के भी नाम से जानते हैं, और K3 को हम जानते हैं किसके? मेनाडायोन के नाम से। तो K1 और K2 नेचुरल हुई और K3 सिंथेटिक हुई। K1 और K2 फैट सॉल्युबल हुई, K3 वाटर सॉल्युबल हुई। इनिशियली जो डिस्कवर्ड किया गया, K1 किससे डिस्कवर्ड किया गया? आपका K1 डिस्कवर्ड किया अल्फा अल्फा ग्रास से, और K2 डिस्कवर्ड किससे किया गया? सी फिश से। दोनों में डिफरेंस आइसोप्रोनाइड यूनिट का भी है। इसमें 20 है K1 में और K2 में 30 है। ये आपके डिफरेंसेस की हमने बात कर ली। K2 का मेन जो बॉडी में जो अवेलेबिलिटी है वो कहां से आ रही है? ह्यूमंस बैक्टीरिया से, या एनिमल सोर्सेज जो हम डाइट में लेते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल ऑरिजिन प्रोडक्ट्स में। अब बेसिकली हम बात करेंगे राइट विटामिन K का जो मेन पार्ट है, जो क्रक्स ऑफ विटामिन K है, मेनली विटामिन K किस तरीके से क्लॉटिंग कैस्केड में इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों हम उसको कोआगुलेंट की कैटेगरी में रख रहे हैं। ये तो जस्ट एक बेसिक आइडिया थी उसकी हिस्ट्री को लेके, उसके टाइप्स को लेके। अब हम बात करेंगे विटामिन K का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से कोआगुलेशन मैकेनिज्म में। देखिए, विटामिन K बॉडी के अंदर दो फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, रिवर्सिबल फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ फ्यू एंजाइम्स। लाइक अगर हम बात करें विटामिन K in the epoxide form, vitamin K from the epoxide form, it is converted into quinone form of vitamin K with the help of vitamin K epoxide reductase, vitamin K epoxide reductase, and parallelly reduced lipoic acid converted into oxidized lipoic acid। तो ये जो मैकेनिज्म है, मींस epoxide form of vitamin K is converted into
quinone form of vitamin K with the help of enzyme vitamin K epoxide reductase, and the same parallelly there will be the mechanism reduced lipoic acid will be converted into oxidized lipoic acid. और इस तरीके से अभी इस स्ट्रक्चर को जब इससे रिलेट करेंगे तब आपके पास एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आ जाएगा विटामिन के का। तो विटामिन के किस तरीके से बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ये एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जिसको एपॉक्साइड फॉर्म ऑफ विटामिन के को कन्वर्ट कर दिया क्यूनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के में, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के में। अब दोबारा इससे रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ क्यूनोन, फिर जब इसका रिडक्शन होगा अगेन द रिडक्शन ऑफ क्यूनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के विद द हेल्प ऑफ मींस NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन, NADPH डिपेंडेंट रिडक्टेज एंजाइम वो इसको रिड्यूस करेगा एंड दैट विल कन्वर्ट दैट विल फॉर्म द reduced form of vitamin K, that is hydroquinone, means this is oxidized form of vitamin K and this is reduced form of vitamin K. And now अब यहां पे मेन चीज है, now this hydroquinone form of vitamin K or we can say the reduced form of vitamin K with the help of an enzyme that is carboxylase that converted into epoxide form of vitamin K. तो ये जब epoxide form of vitamin K में रिवर्स होगा तो पैरेलली ये सपोर्ट करेगा एक मैकेनिज्म को। वो किस तरीके से करेगा, देखिए जब यहां पर विटामिन के कर क्या रहा है, एक्चुअली विटामिन के बेसिकली इन्वॉल्व होता है पोस्ट ट्रांजिशनल गामा कार्बोक्सिलेशन में। अभी हम इससे भी रिलेट करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पोस्ट ट्रांजिशनल गामा कार्बोक्सिलेशन PTGC ये विटामिन के की वजह से हो रहा है। तो विटामिन के किस तरीके से इन्वॉल्व है, पोस्ट ट्रांजिशनल गामा कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म्ड बाय द विटामिन के विच इज वर्किंग एज अ कोफैक्टर that convert the glutamate residue into gamma carboxyl glutamate residue GLA. GLU converted into GLA, that is gamma glutamyl carboxyl residue. ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए इसका जो अगर हम ग्लूटामेट रेजिड्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन। गामा कार्बन से कितने COOH जुड़े हुए हैं, सिंगल। तो विटामिन के क्या कर रहा है, ये पोस्ट ट्रांजिशनल गामा कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। एक बार जब उस पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद जो पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेप है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने में हेल्प कर रहा है और कई बार क्लॉटिंग फैक्टर में ये हेल्प करा के उनको एक्टिवेट कर देता है। बस इतनी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो वो कैसे कर रहा है, ये आपका ग्लूटामेट रेजिड्यू है जो कि हर कुछ स्पेसिफिक कोआगुलेशन फैक्टर के क्या है, स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ये ग्लूटामेट रेजिड्यू कुछ कोआगुलेशन फैक्टर के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो वहां पे जब फैक्टर कोआगुलेटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तब वहां पे ये ग्लूटामेट रेजिड्यू होता है और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जिसमें आपने अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन को देखा। आपने ये देखा कि गामा कार्बन में किस तरीके से COOH जुड़ा हुआ है। अब विटामिन के जब आया, जब हाइड्रोक्विनोन फॉर्म कन्वर्ट हुआ किसमें, एपॉक्साइड फॉर्म में, तो उस कंडीशन, ड्यूरिंग दैट कंडीशन जो गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइल एंजाइम है, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइल एंजाइम, दिस एंजाइम विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड O2 एंड दिस कन्वर्जन ऑफ विटामिन के, जब हाइड्रोक्विनोन और एपॉक्साइड का कन्वर्जन हो रहा, दैट विल लीड्स टू द पैरेलली चेंजिंग ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू इनटू गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइल रेजिड्यू। तो अब इसमें चेंजेस क्या हुए, ये जो गामा कार्बन से एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ था वो अब क्या हो गए, गामा कार्बन से 2 COH ग्रुप जुड़ गए। तो COOH नहीं, COO माइनस जितना ज्यादा ग्रुप बढ़ेगा, COO माइनस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज हुआ तो ओवरऑल ये एक क्लॉटिंग फैक्टर का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो उस क्लॉटिंग फैक्टर के एक पर्टिकुलर पार्ट में
गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइल रेजिड्यू अगर एक बन रहा है और वहां पे किसकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज की, इट मींस वो किसको अट्रैक्ट करने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज को। और क्लॉटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर की, तो उसमें अगर हम अट्रैक्शन की बात करें नेगेटिव का पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव अट्रैक्शन किसका होने वाला है, इट मींस कैल्शियम का। तो जितना ज्यादा विटामिन के होगा उतना ज्यादा इनएक्टिव फॉर्म जाइमोजेंस, इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जाइमोजेंस, क्लॉटिंग फैक्टर के इनएक्टिव जो रेजिड्यूज है, ग्लूटामेट रेजिड्यूज है, उसका विटामिन के की हेल्प से क्या होगा, एक्टिव जीएलए बनेगा, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइल रेजिड्यू बनाएगा। उसमें ज्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से कैल्शियम उससे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब कैल्शियम अट्रैक्ट करेगा इट मींस अब उस कोआगुलेशन फैक्टर को क्या कर रहा है, कैल्शियम अट्रैक्ट कर रहा है। कैल्शियम भी एक कोआगुलेशन फैक्टर है जो कि फैक्टर नंबर 4 है, कोआगुलेशन फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम। तो यहां पे अब क्या होगा, कैल्शियम बाइंड होगा। तब हम बोलेंगे कि ये कोआगुलेशन फैक्टर इनएक्टिव स्टेट से विद द हेल्प ऑफ विटामिन के किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव स्टेट में। क्यों एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होने की वजह क्या है, क्योंकि जैसे ही विटामिन के की वजह से पोस्ट ट्रांजिशनल गामा कार्बोक्सिलेशन हुआ, उसकी वजह से यहां COO माइनस की अवेलेबिलिटी बढ़ गई गामा कार्बन पे, राइट, गामा कार्बन पे, और उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि कैल्शियम वहां पे क्या होगा, जाकर बाइंड होगा, जो कि फैक्टर नंबर कोआगुलेशन का 4 है। इस तरीके से तो ये मैकेनिज्म को हमको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन है विटामिन के का, कि हाइड्रोक्विनोन से एपॉक्साइड में जब कन्वर्जन होगा तो ये रिएक्शन चलेगी, ग्लूटामेट पैरेलली कन्वर्ट होगा किसमें, जीएलए में, और इसका रिवर्स फिर से VKOR की हेल्प से वजह से क्यूनोन बनेगा, और क्यूनोन से NADPH डिपेंडेंट रिडक्टेज की वजह से हाइड्रोक्विनोन बनेगा। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब हम एंटीकोआगुलेंट की बात करेंगे तो एंटीकोआगुलेंट में विटामिन के का जो हाइड्रोक्विनोन से एपॉक्साइड का कन्वर्जन है उसको हम पहले ही इस स्टेप पर ब्लॉक कर देंगे, तो हमारा यहां पर ये स्टेप कन्वर्जन नहीं होगा, मींस क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन नहीं होगा, तब हम एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स की बात करेंगे। तो इसलिए हमको ये साइकिल को समझना और स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे विटामिन के इन्वॉल्व है, तो वो एक स्पेसिफिक फैक्टर है, वो आपको याद करना पड़ेगा, लाइक फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10। इवन फ्यू एंटीकोआगुलेंट प्रोटीन में भी गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है विटामिन के, लाइक प्रोटीन C, S एंड Z। और बोन्स में भी कई बार प्रोटीन्स में गामा कार्बोक्सिलेशन से हेल्प करता है बोन के फॉर्मेशन में, क्योंकि गामा कार्बोक्सिलेशन का ओवरऑल फंक्शन क्या समझ में आ रहा है, ये उस पर्टिकुलर चीज को पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोन में तो कैल्शियम है मैक्सिमम, तो वहां पे अगर नेगेटिविटी बढ़ेगी तो कैल्शियम का क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और बोन्स में हमको कैल्शियम का डिपोजिशन ही चाहिए। तो कई बार बोन्स में प्रोटीन होती है लाइक ऑस्टियोकैल्सिन एंड पेरियोस्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन एंड पेरियोस्टिन आफ्टर द गामा कार्बोक्सिलेशन डिपेंड ड्यू टू द विटामिन के इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो ये इस तरीके से भी हेल्प करता है। प्रोटीन C, S, Z की बात जैसे कि मैंने कही, ये क्या करते हैं, प्रोटीन C, S एंड Z एंटीकोआगुलेंट प्रोटीन है, इनको भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं, लाइक। अब हम बात करेंगे, तो ये इसका ओवरऑल क्या है, विटामिन के का फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन क्या है। विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर न्यूबॉर्न में होती है तो किस तरीके से कौन कौन सी वजह हो सकती है डेफिशिएंसी होने की, कॉजेस को हम जानेंगे, और उन कॉजेस को जानने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, कई बार डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन हमको न्यूबॉर्न में दिखता है हीमोलाइटिक डिजीज का, मींस विटामिन अगर के कम है तो कोआगुलेशन होगा नहीं, तो आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी। और उसकी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर मे भी चांसेस क्या हो कि पुअर प्लेसेंटल ट्रांसफर हो किसका, विटामिन के का फेटस में, या हम बात करें कि हेपेटिक स्टोर ही कम हो, या इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जो फीटस की इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, स्टेराइल इंटेस्टाइन होती है, ज्यादा उस समय गट फ्लोरा का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो गट फ्लोरा की बात में हम जैसे कर रहे थे, विटामिन K2 का जो फॉर्म है वो गट फ्लोरा की वजह से बनता है, लाइक। तो वो विटामिन के उस फॉर्म को पर्टिकुलर बॉडी में क्या होगा, कम होगा। स्टेराइल इंटेस्टाइन भी एक वजह बन सकती है विटामिन के की कमी की फीटस के। और इमेच्योर हेपेटोसाइट, तो इसी बात में हम कंसीडर कर सकते हैं, लो हेपेटिक स्टोर है, इमेच्योर हेपेटिक लाइक
हेपेटिक सेल्स हैं। तो ये हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, ये हमारे कॉजेस की बात हो गई। तो न्यू बॉर्न में अगर इस तरीके का सिम्टम दिखता है ब्लीडिंग का विटामिन के की वजह से, तो प्रोफाइलैक्टिकली हम इंट्रामस्कुलर 1 मिलीग्राम आफ्टर बर्थ विटामिन के का इंड्यूस करते हैं और स्पेसिफिकली करते हैं विटामिन K1, स्पेसिफिकली करते हैं क्या, विटामिन K1। तो ये क्या है, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन और उसके कॉजेस। ये तो ओवरऑल बात हो गई विटामिन के की। विटामिन के अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं जो कोआगुलेंट्स की तरीके से वर्क करती हैं, उन ड्रग्स को भी हमको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। लाइक फाइब्रिनोजेन, लाइक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, लाइक डेस्मोप्रेसिन, रूटिन एंड इथमसाइलेट। तो किस तरीके से ये ड्रग्स क्या करती हैं, तो बस एक मैकेनिज्म तो ओवरऑल ये क्लियर है कि हाँ भाई ये कोआगुलेंट्स की तरीके से हेल्प कर रही है, मींस ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो फाइब्रिनोजन तो वेल नोन है कि जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है तो फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिन मोनोमर है उसको टाइट करते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो है ये एक तरीके का मैन मेड फॉर्म है प्रोटीन का, लाइक मैन मेड फॉर्म, जिस तरह अंदर है मैन मेड फॉर्म, बाहर प्रोटीन सिंथेटिक। किस तरीके का है, सेम जैसा कि ह्यूमन प्लाज्मा में क्या है हमारे फाइब्रिनोजन। तो लाइक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया आपका, या कॉन्जेंशियल ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बॉर्न वाइज ही आप में फाइब्रिनोजन नहीं है, तो फाइब्रिनोजन नहीं है तो टाइट जो प्लग है उसकी टाइटनिंग नहीं हो पाएगी। तो हम कई बार उस तरह के केस में कोआगुलेंट्स के रूप में क्या देते हैं, मैन मेड प्रोटीन सब्सटेंस जो कि फाइब्रिनोजन होता है, जो कि फाइब्रिन की सिमिलैरिटी होती है स्ट्रक्चर की। सेम इसी तरह एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स की हम बात करेंगे। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है वो स्पेशली कहां से बनता है, फिर से प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा। ये भी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आइसोलेट किया जाता है, और ये भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, हीमोफीलिया में। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हमारा कौन सा होता है, फैक्टर नंबर 8। शॉर्ट से एक आपको जानकारी होनी चाहिए, लाइक डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन किस तरीके से कोआगुलेंट्स में हेल्प करता है, डेस्मोप्रेसिन बेसिकली दो फैक्टर को स्टिमुलेट करता है रिलीज के, एक फैक्टर नंबर 8 और दूसरा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जितना ज्यादा बनेगा, क्लॉट का फॉर्मेशन मींस जो प्लेटलेट एडहेन की हम बात करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन की नहीं, प्लेटलेट एडहेन की बात, क्योंकि प्लेटलेट एडहेन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्रीवियस वीडियोस में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो ये ओवरऑल क्या करेंगे, वॉन विलिब्रेंट और फैक्टर नंबर 8 को बढ़ाएंगे ब्लड में, लाइक तो उससे कौन सी मैकेनिज्म बढ़ेगी, कोआगुलेशन की, कोआगुलेशन को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह रूटीन जो एक प्लांट ग्लाइकोसाइड है वो भी कोआगुलेशन में हेल्प करता है, कैपिलरी ब्लीडिंग को क्या करता है, कम करता है। लेकिन रूटीन के साथ क्या है कि वो किसके साथ देते हैं, अलोंग विथ विटामिन सी के साथ ज्यादातर दिया जाता है, ठीक है। विटामिन सी के साथ देने का रीजन इतना है कि उसकी एब्जॉर्बिलिटी बढ़ जाती है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। इसके बाद एक ड्रग है एथमसाइलेट। एथमसाइलेट किस तरीके से कोआगुलेशन कैस्केड में सपोर्ट करता है, एथमसाइलेट एक्चुअली वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लेटलेट के डिसएग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, लाइक प्लेटलेट के डिसएग्रीगेशन को क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो जिनका लेवल बढ़ने से, इथमसाइलेट को हम पढ़ रहे हैं, इथमसाइलेट में हम इतनी बात कर रहे हैं कि कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि रिलेटेड होते हैं जिनका लेवल बढ़ने से क्या बढ़ देता है, प्रोथ्रोम्बिन, लाइक प्रोथ्रोम्बिन का लेवल क्या होता है, बढ़ रहा है, प्लेटलेट डीएग्रीगेशन बढ़ता है। तो प्लेटलेट डीएग्रीगेशन जब इनका बढ़ रहा है, इट मींस प्लेटलेट को आपस में क्लंप नहीं होने दे रहा है, इट मींस प्लग का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन। और क्या कर रहे हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, लाइक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट करेंगे, वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर रहे हैं। और क्या करेंगे, कैपिलरी परमेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यहां पे कैपिलरी परमेबिलिटी कम करना है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कम नहीं करना है, वैसोडायलेटेशन करना है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कम कर रहे थे तो हमको क्या करना है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और हमको प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन को क्या करना है, प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन को इनहिबिट करना है, इंक्रीज नहीं करना, इनहिबिट करना है डिसएग्रीगेशन को। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने की बात करेंगे। तो इथमसाइलेट उसी मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। ये पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सर्टेन प्रोडक्शन का वहां पर पर्टिकुलर लेवल प्रोस्टाग्लैंडिन का कम करता है,
जिससे हमारी प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन ये नहीं होता, वैसो डायलिटेशन नहीं होता और कैपिलरी की परमेबिलिटी नहीं बढ़ती। तो बेसिकली और इसके ईथम साइलेट का एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझना होगा जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईथम साइलेट ये जिस मैकेनिज्म पर जब वर्क करेगा, जब प्लेटलेट का क्वांटिटी ब्लड में क्या हो, एडिक्वेट हो, प्लेटलेट का क्वांटिटी ब्लड में क्या हो, एडिक्वेट हो, और ये वर्क करता है बेसिकली कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, प्लेटलेट एडेशन के थ्रू, वर्क्स बाय करेक्टिंग प्लेटलेट एडेशन। जैसे हम प्लेटलेट एडेशन की बात हम क्या करते हैं कि जब पहले वॉन विली ब्रांड फैक्टर आ जाता है, उसके बाद उस पर एक फर्स्ट प्लेटलेट की लेयर बनती है पर्टिकुलर एक रिसेप्टर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब पहली लेयर बनती है प्लेटलेट एडेशन, तो प्लेटलेट एडेशन की मैकेनिज्म को बढ़ा के ईथम साइलेट वहां पर वर्क करता है एंड बाय द मॉड्यूलेटिंग द सर्टेन स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो आई होप कि ये आपका पूरा कुछ भी यहां पे रिमेनिंग नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल, दिस वाज द ओवरऑल coagulants pharmacology in which we have covered the vitamin K and certain kinds of others coagulants. Thank you very much.